हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस देखे थे और आज हम लोग 41 से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सो रशिया टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट्स ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। सो सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो सोवियत यूनियन के जो भी न्यूक्लियर एसेट्स जो भी थे वो सभी किसने रखे, वो सभी किसके पास गया, वो गया रशिया के पास। सो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये करेक्ट है। Then Russia carried out some nuclear disarmament measures with the UN. सो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया ने सभी न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखे तो उसके बाद में उसने कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स किए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर्स में कम करना, न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहे थे उनके प्रोग्रेस में कमी लेके आना। सो ये रशिया ने किया, किसके साथ? यूएन के साथ। तो नहीं, ये गलत है, रशिया ने ऐसा किया था लेकिन यूएसए के साथ। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। Russia did not accept all the international treaties and commitments of the Soviet Union. तो सोवियत यूनियन के ने अपने टाइम में जितने भी ट्रीटीज की थी, जितने भी एग्रीमेंट किए थे, कमिटमेंट किए थे, उन सभी एग्रीमेंट को रशिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया था। तो यानी कि यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो हमें देखिए, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो 2 और 3 दोनों ही इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी 2 and 3 is incorrect. Now, who become General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985? 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके जनरल सेक्रेटरी कौन बने? सो ये आप ये देखो 1985 है। व्लादिमीर लेनिन तो बहुत स्टार्टिंग में होगा, वो तो 1917 के टाइम में जब रशिया में रेवोल्यूशन होगी तब वो रहेगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद आएंगे तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये दोनों लीडर जो है वो एंड में आते हैं। अब यहाँ पे देखो 1985 का बात किया गया है। सो करेक्ट आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो ये असेसन रीजन है। तो रशिया इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो सोवियत की जो सीट थी वो सीट मिल गई सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। वो सीट किसे मिल गई? वो मिल गई रशिया को। हम लोग ने इससे पहले देखा कि यूएसएसआर के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो भी रशिया को मिल गई। यूएसएसआर के जो भी कमिटमेंट्स थे वो भी रशिया ने एक्सेप्ट किए, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किए। और यूएसएसआर की जो सीट थी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, ये सीट भी चली गई रशिया को। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सीट है। नाउ, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। USSR and USA had agreement that if Russia allows USSR disintegration, USA will support Russia for UNSC seat. So USSR और रशिया USA के बीच में एक तरह की एग्रीमेंट थी कि अगर रशिया जो है वो USSR के डिसइंटीग्रेशन को होने देता है तो USSR रशिया को हेल्प करेगा UNSC में सीट के लिए। तो ये इसका रीजन बिल्कुल नहीं था, तो ये रॉन्ग है। सो हमें यहाँ पे आंसर देखना है, ए करेक्ट है और असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। सो यहाँ होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Which leader is held responsible for the Great Terror of 1930s? So 1930s में यूएसएसआर में जो ग्रेट टेरर का रीजन टाइम जो था, जो एरा जो था, सो उसके लिए कौन सा लीडर रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ इसकी जो करेक्ट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन 1930s है। सो ऑप्शन ए, जोसेफ स्टालिन। सो जोसेफ स्टालिन जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। देन असर्शन रीजन यहाँ देखते हैं, आफ्टर येल्सिन, बोरिस येल्सिन, इनका पूरा नाम था बोरिस येल्सिन। सो बोरिस येल्सिन won the popular election, centralized control of USSR declined. सो 1991 में हम लोग देखेंगे कि जब वहां पे कू होगा उस कू को अपोज करेंगे बोरिस येल्सिन और वहां पे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वहां इलेक्शन वो जीत जाएंगे। और जीतने के बाद में वो ये डिसाइड करेंगे कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने देना है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट कर देना है, सो दैट जो भी कंट्री वहां से बाहर निकल के आते हैं वो बिल्कुल वहां से बाहर निकल सकते हैं। सो
बेसिकली इसमें हुआ ये कि यूएसएसआर में आप याद करो, यूएसएसआर में टोटल 15 रिपब्लिक्स थे, टोटल 15 कंट्रीज थे यूएसएसआर के अंदर, उसमें से एक था रशिया, और रशिया बाकी 14 के ऊपर डोमिनेट करता था। सो येल्सिन, बोरिस येल्सिन के इलेक्शन जीतने के बाद में ये जो डोमिनेंस था रशिया का, ये कम हो गया। तो बिल्कुल ये ट्रू है। बोरिस येल्सिन वाज वेरी वीक लीडर। सो ये हम लोग देखेंगे कि यूएसएसआर में जो भी रिपब्लिक्स थे उनके ऊपर रशिया का कंट्रोल वीक हो गया। इसका कारण क्या था? क्या इसका कारण ये था कि बोरिस येल्सिन वीक लीडर थे? नहीं, ये कारण नहीं था। इसका कारण ये था, इसका रीजन ये था कि बोरिस येल्सिन जो है ये चाहते ही थे कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। सो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी, A is true or is false. Find correct. People in the East European country which were part of Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control. जो भी लोग थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, उन लोगों ने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सोवियत गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बाकी जो दूसरे रिपब्लिक जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इनके कंट्री के ऊपर जो है रशिया का डोमिनेंस हो, सोवियत यूनियन का डोमिनेंस हो। इस कारण से इन लोगों ने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूएसएसआर के जो लीडर उस समय थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कुछ नहीं किया। मिखाइल गोर्बाचेव भी बिल्कुल चाहते थे कि लोगों को उनके राइट्स मिले। सो उन्होंने भी इंटरवेंशन नहीं किया। सो ईस्ट यूरोपियन कंट्री में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके कारण हम लोग ये देखेंगे कि वहां के बहुत सारी कंट्री जो है वो सोवियत यूनियन की जो ग्रुप थी, यूएसएसआर की जो ग्रुप थी, वहां से वो लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। तो सही बात है, गोर्बाचेव ने बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं किया जब इस तरह की डिस्टर्बेंस हुई। सो ये भी करेक्ट है। सो हमें करेक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड करना है इसमें। So the Central Asian Republic wanted to remain with the Soviet Federation. So Soviet Federation में आप देखो तो Soviet Federation में रशिया थी जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी और सेंट्रल एशियन कंट्री थी। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उससे ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्री काफी खुश थी, क्योंकि वो लोग अब आजाद हो रहे थे, वो लोग अब यूएसएसआर के ग्रुप से निकल रहे थे। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि वो अभी भी सोवियत फेडरेशन के अंदर नहीं रहे, वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तो ये करेक्ट है। जो यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन वांटेड टू लीव द सोवियत फेडरेशन। तो जैसा मैंने बताया, जो यूरोप के जो पार्ट थे सोवियत यूनियन में, जो ईस्ट यूरोप की जो पार्ट जो थी, जो कंट्रीज थे, वो लोग बिल्कुल बाहर निकलना चाहते थे, वो लोग लीव करना चाहते थे सोवियत फेडरेशन को। तो ये भी करेक्ट है। हमें यहाँ इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ तो दोनों ही करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, नन। यहाँ कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। Who decided to normalize relation with the West and democratize and reform the Soviet Union during 1980s? तो 1980s के टाइम में हम लोग देखेंगे वो कौन से लीडर है जिन्होंने यूएसए में डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाने का ट्राई किया, कुछ रिफॉर्म्स लाने के ट्राई किए। तो हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने नॉर्मल जो रिलेशंस जो है वो भी नॉर्मल करने का ट्राई किया वेस्ट के साथ। तो इसमें से वो कौन से लीडर है? व्लादिमीर लेनिन नहीं, जोसेफ स्टालिन नहीं, बोरिस येल्सिन नहीं। देखो बोरिस येल्सिन ने भी रिलेशन को अच्छा करने का ट्राई किया, लेकिन आप देखो ये 1980s का पूछ रहे हैं, तो 1980s में तो बोरिस येल्सिन उस समय लीडर नहीं थे। उस समय लीडर कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो ट्राई कर रहे थे कि वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए और अपने कंट्री में कुछ रिफॉर्म्स लाने का उन्होंने ट्राई किया सोवियत यूनियन में। The coup of 1991 in USSR was opposed by Boris Yeltsin. तो जब मिखाइल गोर्बाचेव इतने सारे रिफॉर्म्स जब लेके आ रहे थे तो वहां पे कुछ लोगों को ये रिफॉर्म्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जो कम्युनिस्ट जो पीपल थे उस कंट्री में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे, उन्हें बिल्कुल भी ये रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे और उन्होंने एक तरह का कू को इनकरेज किया। कू का मतलब होता है जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट को फोर्स करके उसे हटा दिया जाता है और वहां की आर्मी जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है गवर्नमेंट की सीट को, तो इसे बोलते हैं कू। सो 1991 में यूएसएसआर में जो कू हुआ, इसे बोरिस येल्सिन ने अपोज किया था। तो बिल्कुल ये ट्रू है, बिल्कुल बोरिस येल्सिन ने इसे ट्रू किया था। बोरिस येल्सिन ने बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया इस कू को फेल करने में। क्वेश्चन नंबर 50 नाउ,
Gorbachev initiated the policy of economic and political reform and democratization within the country. So गोरबाचेव ने कुछ पॉलिसी स्टार्ट किए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की, पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की. आपको याद रखना है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही रिफॉर्म लाने की. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ओनली इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर ओनली पॉलिटिकल रिफॉर्म, तो वो करेक्ट हो जाएगा. उन्होंने दोनों ही रिफॉर्म लाने का ट्राई किया था अपने कंट्री में. तो गोरबाचेव ने ये ट्राई किया था, बिल्कुल करेक्ट है. These reforms were supported by leaders within the कम्युनिस्ट पार्टी. नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो इससे बिल्कुल नाखुश थे, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे गोरबाचेव जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, और इसी कारण से उन्होंने कू को भी इनकरेज किया. तो स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग है. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली वन इज करेक्ट. 51. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, leader of which country declared that Soviet Union was disbanded. So बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में कौन से कंट्री जो है वो सामने आए और उन्होंने सामने आके डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन को अब हम लोग डिसबैंड कर रहे हैं, सोवियत यूनियन को अब हम लोग छोड़ रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं. तो वो कौन से कंट्री के लीडर थे? सो ऑप्शन ए रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा रशिया ने बिल्कुल सपोर्ट किया, यूक्रेन, बेलारूस. सो 1 2 पोलैंड नहीं, सो 1 2 3, सो ऑप्शन सी. तो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के लीडर्स ने सामने आए और वो सामने आके उन्होंने डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन आज के बाद हम लोग डिसबैंड कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं. When सोवियत यूनियन was disbanded, तो सोवियत यूनियन कब डिसबैंड हुआ? हमें पता है 1991 के, याद रखना है, दिसंबर में ये डिसबैंड हुआ था. डिसबैंड होने का मतलब है इसे खत्म कर दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया. ऑप्शन बी. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज बैंड. तो जब यूएसएसआर का डिसबैंड हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे डिसबैंड कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया. सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे बैन कर दिया गया. तो बिल्कुल ट्रू है, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया गया था. During late 1980s and early 1990s, power began to shift from Soviet center to republic, especially in the more Europeanized part of Soviet Union. So 1980s और 1990s में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे सोवियत यूनियन में जो रशिया का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे लूज होता चला जाएगा, और वो पावर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके हाथ में. सो उनके हाथ में कुछ, उनके पास कुछ पावर्स जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेंगे. तो बिल्कुल ये करेक्ट है. पोस्ट सोवियत रिपब्लिक एडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी. सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में जो भी वहां से कंट्री बाहर निकले उन कंट्रीज ने बिल्कुल कैपिटलिज्म, पहले तो क्योंकि सोवियत यूनियन में जब थे तब तो वो कम्युनिज्म फॉलो कर रहे थे, वो लोग सोशलिज्म फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, अब वहां से जब कंट्री बहुत सारी बाहर निकल के आई तो उन लोगों ने कम्युनिज्म छोड़ करके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. तो बिल्कुल करेक्ट है. इसमें से कई कंट्री ने तो नेटो को भी ज्वाइन कर लिया, नेटो को ज्वाइन कर लिया. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. सो दोनों ही करेक्ट है. सो ऑप्शन सी, बोथ. A coup took place in 1991 in USSR that was encouraged by capitalist party hardliner. सो 1991 में यूएसएसआर में जो कू हुई थी इसे कैपिटलिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने इनकरेज किया था. ये रॉन्ग है. 1991 में यूएसएसआर में जो कू हुआ था इसे इनकरेज तो किया था लेकिन कैपिटलिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स ने ये किया था. सो ये असर्शन रॉन्ग है. रीजन देखते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर वर नॉट हैप्पी विद द गोरबाचेव रिफॉर्म. सो बिल्कुल सही है. जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, हैप्पी नहीं थे गोरबाचेव के रिफॉर्म से. तो ये करेक्ट है. सो असर्शन हमारा रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है. सो डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. Who was successor of Lenin? So व्लादिमीर लेनिन के बाद में यूएसए का जो लीडर है वो कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ स्टालिन. जोसेफ स्टालिन जो है वो व्लादिमीर लेनिन के बाद लीडर बनते हैं.
which Soviet leader began rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture. So यूएसएसआर में एक तरह की सिस्टम थी कि वहां के जो फार्मर्स जो थे उन लोगों से लैंड को ले लिया गया था और सभी के लैंड जो छोटे छोटे लैंड्स थे उन सभी लैंड्स को गवर्नमेंट ने ले लिया और उसको बना दिया एक बड़ा सा एक सभी को मिल के एक साथ एग्रीकल्चर कर रहे थे, कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया। तो ये बिल्कुल ये एक तरह की कलेक्टिवाइजेशन थी एग्रीकल्चर की और ये बिल्कुल फोर्सफुल था, लोग चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने किया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी डेवलपमेंट का ऊपर ध्यान दिया। तो बेसिकली वो कौन सा लीडर था जिसके टाइम ये हुआ? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ स्टालिन। पॉइंट करेक्ट। सो जोसेफ स्टालिन वाज ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसा रूलर जो अपना मनमानी करे, अपने मन का करे। सो जोसेफ स्टालिन एक ऑथोरिटेरियन थे, बिल्कुल सही है, इन द फंक्शनिंग एंड एलिमिनेटेड राइवल्स विद इन द पार्टी। तो बिल्कुल करेक्ट है। जोसेफ स्टालिन जब कुछ करते थे, कोई एक्शन लेते थे, डिसीजन लेते थे और उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी अगर पर्सन अगर वो अपना वॉइस रेज करता था, भले वो उसके पार्टी के क्यों ना हो, तो वो उनको एलिमिनेट कर देते थे, वो उनको हटा देते थे। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। Nikita Khrushchev was held responsible for Great Terror of the 1930s. 1930s में जो ग्रेट टेरर हुआ तो उसके लिए निकिता क्रुश्चेव इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, निकिता क्रुश्चेव नहीं, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन इज रिस्पॉन्सिबल। ग्रेट टेरर के टाइम में क्या हुआ था? सो हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे पीजेंट्स जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई, बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, बहुत ज्यादा पुलिस एक्शन हुआ। सो लोगों की कंडीशंस बहुत ही खराब थी। तो ये सब कब किसके टाइम हुआ? स्टालिन के टाइम में। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो करेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओनली वन। Who was the leader of USSR during Afghanistan invasion? So USSR ने जब डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, so उस समय USSR के लीडर कौन थे? तो उस समय यूएसएसआर के लीडर कौन थे? सो आपको याद करना है, ये हुआ था 1979 में। जोसेफ स्टालिन तो बहुत पहले आए थे, ये तो 1991 के आसपास में आए थे। निकिता क्रुश्चेव जो है, आप ये करो, ये तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मतलब 1953, ये 1953 से लेकर के 64 तक लीडर थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेओनिड ब्रेजनेव। लेओनिड ब्रेजनेव। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस चैनल की जो टेलीग्राम की ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Nikita Khrushchev was the Soviet Union for the period of, so Nikita Khrushchev सोवियत यूनियन की कौन से साल में जो है वो लीडर रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे? सो करेक्ट आंसर है 1953 टू 64। आपको याद रखना है निकिता क्रुश्चेव के टाइम में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो ऑप्शन ए 1953 टू 1964। 61। जोसेफ स्टालिन सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। तो जोसेफ स्टालिन ने सजेस्ट किया कि वेस्ट के साथ में, वेस्ट मतलब वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, उसके साथ वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है वो आराम से रहेंगे, वेस्ट वालों के साथ कोई वॉर झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे। सो दोनों हैप्पीली रहेंगे। सो ऐसा क्या जोसेफ स्टालिन ने सजेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं, ये सजेस्ट किया था निकिता क्रुश्चेव ने। जोसेफ स्टालिन नहीं, निकिता क्रुश्चेव। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। निकिता क्रुश्चेव इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म इन 1956। हाँ, तो इसी कारण से निकिता क्रुश्चेव जो है 1956 में वो कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करेंगी ताकि यूएसए के साथ यूएसएसआर का रिलेशन अच्छा हो। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो करेक्ट यहाँ कौन सा होगा? ऑप्शन बी ओनली 2। Which leader credited with Soviet victory in the Second World War? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय सोवियत यूनियन के लीडर कौन थे जिनको उसके लिए क्रेडिट भी दिया जाता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी, जोसेफ स्टालिन। सो जोसेफ स्टालिन लीडर थे सोवियत यूनियन के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। एसेशन रीजन। After disintegration of USSR, Commonwealth of Independent States were formed. So जब USSR को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया तो एक नया ग्रुप को फॉर्म किया गया जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो बिल्कुल ये करेक्ट है।
Central Asian Republics of USSR were interested to challenge USA using CIS. तो ये CIS बनाने का रीजन क्या था? क्या जो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज जो थी, क्या वो यूएसए को चैलेंज करना चाहते थे CIS फॉर्म करके? तो ऐसा नहीं है. सो ओनली असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग. सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. रशिया डिड नॉट एक्सेप्ट द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कमिटमेंट ऑफ सोवियत यूनियन. तो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा, रशिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया था सोवियत यूनियन की जो भी ट्रीटीज एंड कमिटमेंट थी, बिल्कुल उनको एक्सेप्ट किया था. तो ट्रू. इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का बहुत बड़ा कारण ये था कि वहां के जो लोग थे, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी जो डिमांड थी, वो फुलफिल नहीं हो रही थी. यूएसएसआर के जो लोग थे, उनकी जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी. इस कारण से सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम काफी वीक हो चुका था. तो बिल्कुल करेक्ट है. पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. और इसी कारण से सोवियत यूनियन का बेसिकली देखेंगे हम लोग कोलैप्स होगा. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, असर्शन रीजन. The Soviet economy used much of its resources in maintaining our nuclear and military arsenals and the development of satellite states in Eastern Europe. The Soviet Union अपना बहुत सारा रिसोर्स, जो भी पैसा वगैरह जो भी है, रिसोर्स है, उन सबको बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को मेंटेन करके रखने होते थे, मिलिट्री को मेंटेन करके रखना होता था. इसके साथ ही जो ईस्टर्न यूरोप की जो भी कंट्री थी, जो यूएसएसआर के फ्रेंडली उस समय थी, उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस में रखने के लिए उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था. सो असर्शन करेक्ट है. सोवियत वांटेड टू मेक ईस्टर्न यूरोप रिच इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो सोवियत यूनियन जो है वो ईस्टर्न यूरोप में इतना खर्च क्यों कर रही थी? बिकॉज सोवियत यूनियन का एम ये था कि ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है वो बिल्कुल यूएसएसआर के ग्रुप में रहे, वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में रहे. तो रीजन यहाँ ये है कि सोवियत वांटेड टू मेक ईस्टर्न यूरोप रिच इन ह्यूमन डेवलपमेंट. नहीं, ऐसा कोई एम नहीं था, बस वो उनको अपना कंट्रोल में रखना चाहते थे. तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. निकिता क्रुश्चेव वाज लीडर ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो बिल्कुल करेक्ट है, निकिता क्रुश्चेव लीडर थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का. निकिता क्रुश्चेव सप्रेस्ड पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी. सो जब हंगरी के लोगों ने जब यूएसएसआर के अगेंस्ट में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब एक तरह का प्रोटेस्ट किया, रिबेलियन किया, तो उस प्रोटेस्ट और रिबेलियन को सप्रेस करने का काम, दबाने का काम निकिता क्रुश्चेव ने किया. तो ये भी करेक्ट है. तो यहाँ करेक्ट है ऑप्शन सी, बोथ. आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हंगरी की कैपिटल क्या है? हंगरी की कैपिटल क्या है? The Communist Party had ruled the Soviet Union for, so कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों के लिए सोवियत यूनियन पे रूल किया? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओवर 70 years. Assertion reason 69 क्वेश्चन नंबर. The party bureaucrats gained less privileges than ordinary citizen in Soviet system. तो सोवियत सिस्टम में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, जो भी वहां के ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको लेस प्रिविलेज मिलता था. उनको प्रिविलेज जो है वो कम मिलती थी. प्रिविलेज का मतलब है एक तरह की उनको बहुत सारी फैसिलिटीज, तो फैसिलिटी जो है बहुत ही कम मिलती थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन. सो ऐसा था बिल्कुल नहीं, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती थी, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे. सो असर्शन रॉन्ग है. देयर वाज नो करप्शन इन द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम में कोई करप्शन नहीं था. सो ये भी रॉन्ग है. सोवियत सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा ऑटोक्रेटिक मूवमेंट, ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था, इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, इस कारण से हम बहुत ही ज्यादा करप्शन था सोवियत सिस्टम में. सो असर्शन और रीजन दोनों ही जो है वो रॉन्ग है. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर फॉल्स. हाउ पीपल ऑफ सोवियत थी रिफॉर्म बाय द गोर्बाचेव. तो गोर्बाचेव जब रिफॉर्म लेके आ रहे थे एंड टाइम में, गोर्बाचेव जो है वो लास्ट में लीडर बनेंगे जब सोवियत यूनियन के. अब वो काफी रिफॉर्म्स जब लेके आ रहे थे, तो लोग उन रिफॉर्म्स को कैसे देख रहे थे? लोग हैप्पी थे, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि गोर्बाचेव और फास्ट रिफॉर्म करे. लोग हैप्पी बिल्कुल नहीं थे, चाह रहे थे फास्ट रिफॉर्म हो. लोग हैप्पी नहीं थे और चाह रहे थे स्लो रिफॉर्म हो, या फिर लोग बहुत गुस्सा थे. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 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 बी.
लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और चाह रहे थे कि और भी फास्ट रिफॉर्म हो। लोगों को ये लग रहा था कि गोर्बाचेव जो है ये बहुत ही स्लो रिफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें और फास्ट रिफॉर्म करने का दरकार है। इसी के जस्ट ऑपोजिट हम लोग ये देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे उनको ये लग रहा था कि गोर्बाचेव जो है वो काफी फास्ट रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये देखो, गोर्बाचेव जब रिफॉर्म कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि गोर्बाचेव स्लो रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को लग रहा था कि गोर्बाचेव फास्ट रिफॉर्म कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए, जो लोग थे वो भी गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए। अब फाइनली हम लोग इसी कारण से देखेंगे वहां एक कू ऑर्गेनाइज होगी। Which leader was involved in suppressing a popular rebellion in Czechoslovakia? So जब चेकोस्लोवाकिया में वहां पे जब रिबेलियन हुआ, वहां पे जब लोगों ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में जब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उसे सप्रेस करने का काम किसने किया, कौन से लीडर ने किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनिड ब्रेजनेव। नाउ Why Baltic Republic came out of USSR? So Baltic Republics जो है, याद रखना है, Baltic Republic किसी एक कंट्री का नाम नहीं है। कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री को हम लोग Baltic Republic बोलते हैं, कुछ कंट्री को एक साथ हम लोग Baltic Republic बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि कौन कौन से कंट्री आते हैं Baltic Republic में। तो Baltic Republic जो है ये USSR से बाहर आना चाहते थे। क्या कारण था? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन देयर पीपल, क्या वहां के लोगों के मन में एक तरह की नेशनलिज्म जो है वो जाग गई थी वहां के लोगों के मन में? तो ये करेक्ट है। डिजायर फॉर सोवर्निटी बाय देयर ओन पीपल, बाल्टिक रिपब्लिक के लोग जो है वो लोग सोवर्निटी डिमांड कर रहे थे। सोवर्निटी का मतलब ये है कि जब कोई भी कंट्री वो अपना डिसीजन खुद लेता है, ना कि किसी और दूसरे कंट्री के कहने पे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंट्री सोवरेन कंट्री है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। तो बिल्कुल टू भी करेक्ट है। तो यहाँ होगा आंसर सी, बोथ। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्टिक रिपब्लिक, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो बाल्टिक रिपब्लिक की पार्ट नहीं है? तो यहाँ आप देखो, एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुएनिया है, पोलैंड नहीं है। पोलैंड बाल्टिक रिपब्लिक का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 75, विच लीडर ऑफ सोवियत यूनियन प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम? सो कौन से लीडर ने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का आइडिया जो है ये प्रपोज किया था? इनमें से कौन सी सोवियत लीडर जो है जिन्होंने आइडिया प्रपोज किया था? बोरिस येल्सिन, लियोनिड ब्रेजनेव, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्शियोव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनिड ब्रेजनेव। असर्शन रीजन है ये 76। Nationalist unrest was strongest in Central Asian Republic during USSR disintegration. So जब USSR का disintegration हो रहा था तो सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, नेशनलिस्ट अनरेस्ट था। मतलब ये है कि सेंट्रल एशियन की कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर के ग्रुप से बाहर निकलना चाह रही थी। तो यह क्या करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, वो उसी ग्रुप में रहना चाहती थी। वो लोग सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो। सो असर्शन जो है ये रॉन्ग है। रीजन, Central Asian Republic had ethnic and religious difference with the rest of the Soviet Union. तो हाँ ये करेक्ट है। जो सेंट्रल एशियन की रिपब्लिक्स जो है वहां के लोगों की जो एथनिसिटी है या रिलीजियस जो भी प्रैक्टिसेस थे वो काफी डिफरेंट था सोवियत यूनियन से। तो ये करेक्ट है। लेकिन वो लोग अलग नहीं होना चाहते थे यूएसएसआर से, अलग होना चाहते थे जो यूरोप की तरफ से, जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी वो अलग होना चाहते थे। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा option D, A is false, R is true. Disintegration with Soviet Union was strongest in the more Europeanized and prosperous part in Russia and the Baltic area. So जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो डिससैटिस्फैक्शन था, लोगों के मन में जो गुस्सा था वो यूरोप वाली पार्ट में ज्यादा था। इसके साथ ही जो बाल्टिक कंट्री थी वो लोग भी बिल्कुल गुस्सा थे, वो लोग भी बिल्कुल अलग होना चाहते थे यूएसएसआर के ग्रुप से। यूक्रेन और जॉर्जिया वे आर नॉट इन फेवर ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, नहीं ये भी रॉन्ग है। यूक्रेन और जॉर्जिया ये लोग भी अलग होना चाहती थी यूएसएसआर के ग्रुप से। सो 2 इज रॉन्ग और ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है। सो ये सेटिस्फैक्शन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। Who was the last leader of Soviet Union during 1985 to 1991? तो सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर जो है ये कौन थे? तो इसका आंसर जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और अगेन
मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे ये 4 जो लीडर है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ कि जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में थी। जोसेफ स्टालिन जो है ये ग्रेट जो टेरर टाइम था, एरा था, उस टाइम में थे। बोरिस येल्सिन जब कू हुआ था उस समय थे। मिखेल गोर्बाचेव ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लासनोस्ट? सो ये एक रशियन वर्ड है। हम लोग ये देखेंगे कि मिखेल गोर्बाचेव ने कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे। तो उस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को एक पर्टिकुलर टर्म से डिनोट किया जाता है। तो वो जो टर्म है, एक तो टर्म है ग्लासनोस्ट। सो ग्लासनोस्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो है ऑप्शन सी, ओपननेस। ये ग्लासनोस्ट की पॉलिसी कौन लेके आए थे? मिखेल गोर्बाचेव। सो और यहाँ पे 80, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरेस्ट्रोइका? सो ये भी रशियन वर्ड है। जैसे मैंने बताया, मिखेल गोर्बाचेव ने जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे, तो उनमें से एक वर्ड को इससे डिनोट होता था। तो इस वर्ड का मतलब क्या था? सो इस वर्ड का मतलब था ऑप्शन बी, रीस्ट्रक्चरिंग। सो आपको ये वर्ड याद रखना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो। आपको अगर कोई भी डाउट्स आती है तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे मेरे जुड़ के वहां से आप मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।